हम सिर्फ मनेनगढ़ की बात कर रहे हैं। मनेनगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी भले आज वर्तमान में सत्ता में नहीं है, आरोप राजनीति का एक हिस्सा है। हमारे नेताओं को दबाने के लिए ईडी का उपयोग करके तरह तरह के हमारे नेताओं पे आरोप लगाकर उनको जेल भेजा जा रहा है, उन पे एफआईआर दर्ज की जा रही। वही ये हमें इसी माना हमारी एक गलती कह लीजिए या उनकी ये चालाकी कह लीजिए कि हमें कोई आवाज उठाने का सैलरी नहीं मिलता, हमें कोई पैसा नहीं मिलता। हम इसलिए हैं कि हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो सत्ता में बैठे लोग 100% गलत करते जाएंगे, उनकी आंखें बंद हो जाएंगी। प्रदेश में बैठी और देश में बैठी सरकार अंधी, लंगड़ी, गूंगी और बहरी हो जाए। पुलिस ने टिकट रमेश सिंह जी को दी, तब आप उनके साथ थे और अभी आपके संबंध अशोक श्रीवास्तव साहब जी के साथ हैं, तो आप क्या मौका परस्त हैं? इन्हीं पर आप शिकायत स्वास्थ्य मंत्री? हाँ बिल्कुल करता हूँ, आपके चैनल में बोल रहा हूँ, करता हूँ, आगे भी करूंगा। इसमें हर्जी क्या है? कांग्रेस में बोला जाता है युवा साथी, मतलब बाकी भाजपा या दल में जैसे बोला युवा साथी नहीं होते क्या? मेरी किसी भाजपा नेता से कोई रंजिश नहीं। शिकायत है आपके? आज की वर्तमान परिस्थिति में अगर कहूँ तो भाजपा नेता सबसे ज्यादा हमारे इष्ट मित्र हैं। नमस्कार, आदाब। वार्तालाप के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान हैं काफ़ी युवा हैं, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उन्होंने। हम उनका स्वागत करते हैं। सौरभ मिश्रा जी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वार्तालाप में मुझे अवसर प्रदान किया। तो सौरभ मिश्रा जी, जो हमारी जो वार्तालाप का जो थीम है इस पर हम खुलकर बात करते हैं और ये काफ़ी अनफिल्टर्ड है। आप किसी भी तरह की अपनी बातें रख सकते हैं और मैं कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ, तो ऐसा आप एक्सेप्ट करेंगे इन चीज़ों की? मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछूँ? देखिए, वार्तालाप मैंने आपके पुराने एपिसोड भी देखे, बहुत अच्छे अच्छे उसमें मैंने एपिसोड देखे। जहाँ तक रहे आपके क्वेश्चंस की बात, मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चनों के सही जवाब मैं आपको दूँ। तो हमारे इस वार्तालाप की पहली कड़ी में मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने इंदौर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने इंदौर से अपनी पढ़ाई की, तो थोड़ा सा उस कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए और क्या सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की? देखिए, आपका जो पहला सवाल है उस थोड़ा गलत वे पे है, क्योंकि मैंने इंदौर नहीं, मैं अपने भोपाल से मैंने इंजीनियरिंग की कॉलेज की पढ़ाई की है। एक्चुअली मैं इसी मनेनगढ़ शहर में यहीं पैदा हुआ, मेरी पूरी स्कूल यहीं हुई। उसके बाद मैंने BE करने के लिए भोपाल में बंसल कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की और वहीं से छात्र राजनीति की शुरुआत भी की। और सब्जेक्ट क्या था आपका कॉलेज में? मैंने कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग से BE कंप्लीट किया मैंने। सो आप पेशे से, जैसे आपने पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग की 2017 या 18 में आप मनेनगढ़ वापस आते हैं और आपकी नियुक्ति सीधा कांग्रेस जिला प्रवक्ता के तौर पे होती है? नहीं, मैं एक्चुअली मुझे छात्र जीवन से ही राजनीति का शौक था, पर जो क्योंकि मैं अगर हम सीबी जिले की बात करें तो यहाँ पे आपका राजनीतिक अस्तित्व कुछ खास था नहीं। मैं आपके उसी पॉइंट में आना चाहता हूँ। मुझे छात्र जीवन से राजनीति का शौक था। 12वीं में मैं कॉलेज का अध्यक्ष बनना चाहता था सरस्वती शिशु मंदिर में, मुझे अवसर नहीं मिला किन्हीं कारणों से, तो मुझे बहुत अफसोस था। फिर मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में हमारे एक साल बंसल कॉलेज भोपाल, मैं वहाँ पढ़ने गया। कॉलेज में सामान्यतः 1 साल हमारे ऐसे ही निकल गए और मुझे उस समय हमने राजनीति में नहीं जुड़ा। कुछ ऐसा घटना हुई, उसको भी आगे अगर आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा, साझा करूंगा। ऐसी घटना हुई कि मेरी वहाँ छात्र नेताओं से मुलाकात हुई और मैंने फिर राजनीति में कदम रखा। मैंने वहाँ सक्रिय राजनीति की छात्र नेता के रूप में। उसके बाद जब मैं यहाँ मनेनगढ़ आया तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस समय के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा जी का। उन्होंने मुझे सबसे पहले अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक प्रवक्ता के रूप में मुझे मौका दिया और शायद वो एक पहली सीढ़ी थी कि उन्होंने मुझे मौका दिया। पहली बात, आपको अवसर मिलेगा तब आप अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने ला सकते हैं। उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रखा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का मुझ पर भरोसा बढ़ा, उन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न पदों को मुझे दिया और आज मैं वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता, साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आरोप आप पे ये भी लगते हैं कि इस प्रवक्ता बनने के पीछे कहीं ना कहीं सिफारिश की वजह रही है या सिफारिश रही है? देखिए, आरोप राजनीति में मैं ऐसा समझता हूं कि यदि आपके ऊपर आरोप नहीं लग रहे तो आप राजनीति में सक्रिय नहीं है। आरोप राजनीति का एक हिस्सा है। यदि बात रही सिफारिश की, तो मैं कॉलेज पढ़कर एक नया लड़का इस शहर में आता है, मतलब उसकी जन्मभूमि है, पर यहाँ मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं। मेरे खानदान में कोई विधायक, सांसद तो छोड़िए, बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के आपको सीधा प्रवक्ता का? मेरे खानदान में कोई विधायक, सांसद तो छोड़िए, कोई पंच और पार्षद नहीं रहा, परंतु
मेरी शैक्षणिक योग्यता देखकर, मेरा व्यवहार देखकर, मेरी अन्य छात्र राजनीति का जीवन देखकर यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष को लगा कि ब्लॉक प्रवक्ता का जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकता है। उन्होंने मुझे अवसर दिया और मैंने बखूबी निभाया, तभी पार्टी ने मुझे आगे बढ़ाया। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि राजेश शर्मा ने आपसे वो किया, तो जब आपकी एजुकेशन, जैसे आपने कहा कि आपका राजनीति कोई बैकग्राउंड नहीं था, आपके परिवार से कोई भी राजनीतिक किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं है, तो फिर ऐसा क्या हाव भाव थे कि आपको आपके जीवन को मतलब राजनीतिक प्रेरणा मिली? जब मैं मतलब शुरुआत में छात्र जब मैं था स्कूल में पढ़ता था, तभी से मुझे ऐसा लगता था। हम कई बार ऐसा देखते हैं, आप स्कूल में आपने भी ये फील मतलब कहते हैं फील किया होगा, मैंने भी ये फील किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये टीचर गलत कर रहा है या यहाँ पर हमारा मैनेजमेंट हमारे साथ ये गलती कर रहा है, पर हम उसे नहीं उठा पाते क्योंकि हमारे ऊपर एक डर होता है कि वो हमारे नंबर काट लेंगे, हमारा एडमिशन हमको फेल कर देंगे। इस डर से लोगों को बाहर निकालने के लिए शुरुआत में मैंने छात्र राजनीति के रूप में खुद मैं सामने आया। फिर उसके बाद लोग, आज हमें ये भरोसा है ना कि किसी छात्र के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ शासन, प्रशासन या कोई भी मैनेजमेंट गलत करेगा, वो आवाज़ नहीं उठा पाएगा, तो उसकी आवाज़ हम उठाएंगे। यहीं से हमें प्रेरणा मिली और आगे राजनीति करते गए। तो आप इसी प्रेरणा से निर्भर होकर आप चक्का जाम कर रहे हैं, जैसा आपने बोला, जो एक डर होता है। देखिए, मैं आपको भी कहता हूँ, मैं हर मंच पे कहता हूँ, यदि प्रदेश में बैठी और देश में बैठी सरकार अंधी, लंगड़ी, गूंगी और बहरी हो जाए, मतलब वो आम जनता की समस्याओं को सुनने से इनकार कर दे, उनके हक और अधिकारों का हनन करने लगे, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस सरकार में बैठे लोगों को जगाएंगे और उसके लिए धरना करना हो, रैली करना हो, चक्का जाम करना हो, करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष के तौर पर हम आम लोगों की समस्याओं को शासन तक पहुंचाएं। जैसे आपने बोला कि हमारी जिम्मेदारी आम लोगों के परेशानियों को विपक्ष तक पहुंचाएं, तो उस धरने में, उस चक्के जाम में जो आम लोगों को जो परेशानी होती है, रोड ब्लॉक्स किए जाते हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं अगर राजनीतिक से हटकर कहूँ तो जो राजनीतिक प्रदर्शन होते हैं, जैसे हमारे कभी धरना होते हैं, चक्का जाम होते हैं, पुतला दहन होते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत ऐसे राय है, मैं पार्टी फोरम से हट के बात करूं तो मुझे लगता है कि चक्का जाम सबसे अंतिम ऑप्शन के रूप में उपयोग किया जाता है, और यहाँ भी हमने ऐसा ही किया। आप आज देखते होंगे इस देश में किस तरीके से ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके केवल विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। हमने कई बार पुतला दहन किया, हमने उनका ईडी के कार्यालय का घेराव किया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के लोगों का पुतला दहन किया। जब हमें ऐसा लगता है कि अब अंतिम दौर पे ये लड़ाई चल रही है, आर या पार की लड़ाई चल रही है, तब हमने ये सख्त रूप अपनाया और पूरे प्रदेश में चक्का जाम करके हमने केंद्र और राज्य सरकार को ये मैसेज दिया है कि कांग्रेस के लोग लड़ाई अंतिम तक लड़ेंगे और ये हार नहीं मानने वाले। आपने ये ईडी का रेफरेंस भूपेश बघेल के जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनको लेकर दिया। देखिए, केवल भूपेश बघेल जी का इंसिडेंट, वो घटना को उसे हम नहीं ले सकते। ईडी, मैं राज्य की बात छोड़ के अगर पूरे देश की बात करूं तो आप देखेंगे आज अधिकांश से आधे से अधिक राज्यों में भाजपा की सरकार है या उनके गठबंधन की सरकार, तो स्वाभाविक है भ्रष्टाचार होने की प्रायिकता या कुछ गलत होने की प्रायिकता वहीं होंगी ज़्यादा। लेकिन क्या होता है, हम मान लीजिए एक डाटा के बेस पे, एग्जाम्पल के बेस पे समझो, अगर 10 में हम 2 जगह हैं तो केवल ईडी 2 ही जगह जांच करती है, बाकी 8 जगह क्यों नहीं करती? और यदि 8 जगह ईडी जांच करती है, आज सौरभ मिश्रा पे ईडी की कार्रवाई होती है, कल सौरभ मिश्रा भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वो साफ हो जाता है। ये स्पष्ट संदेश है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो केंद्र में बैठे भाजपा के लोग कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि हम चक्का जाम कर रहे हैं, तो ये एक आखिरी सोल्यूशन है इन चीज़ों का, धरना देना या फिर चक्का जाम करना? देखिए, या विरोध प्रदर्शन करना? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हम अपनी आवाज़ों को कैसे रखते हैं? हम अपनी आवाज़ों को रखते हैं, हम अपने ज्ञापन सौंपते हैं, उसके आगे हम धरना प्रदर्शन करते हैं, मंच लगाकर भाषणबाजी करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, चक्का जाम करते हैं। हम किसी के ऊपर मारपीट नहीं कर सकते, हम ईडी के अधिकारियों को पकड़ के ये नहीं कह सकते नहीं आप कार्रवाई मत कीजिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है और अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करके हम लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। अच्छा, जो आपने अभी हाल ही में मनिंदगढ़ में जो विरोध प्रदर्शन किया था, जो चक्का जाम जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका असली मुद्दा क्या था? जो हमारा चक्का जाम था उसका मेन उद्देश्य ये था, आप देखेंगे जब से कांग्रेस की सरकार इस राज्य से गई है ना, तब से लगातार इस प्रदेश के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय चरणदास महंत जी और टीएस बाबा साहब, चारों लगातार ये कह रहे हैं कि इस प्रदेश को अदानी के हाथों में सौंपा जा रहा है।
अदानी को ये प्रदेश बेचा जा रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है और सब देख रहे हैं ये हो रही है। तो हमारे नेताओं को दबाने के लिए ईडी का उपयोग करके तरह तरह के हमारे नेताओं पे आरोप लगाकर उनको जेल भेजा जा रहा है, उन पे एफआईआर दर्ज की जा रही। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही कि अगली बार अगर सौरभ मिश्रा बोलेगा तो सौरभ मिश्रा भी जेल जाएगा। इस कारण हम उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे गिरफ्तारी कवासी लखमा जी की भी हुई थी, उस समय आप मतलब कांग्रेस में किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया था, तो ये सिर्फ कुछ शीर्ष नेताओं के लिए बस ऐसा है या फिर कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए कवासी लखमा जी भी हमारे शीर्ष नेता हैं, वो हमारे प्रदेश में राज्य के मंत्री रह चुकी। रही बात जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो शायद जहाँ तक मुझे याद है, मैं उस समय किसी कारण से कोई शोक दिवस मनाया जा रहा था, साप्ताहिक शोक दिवस था। मुझे एग्जैक्ट घटना तो नहीं याद है, लेकिन कोई ऐसा था शायद। मैं बार बार आपके चैनल में कह रहा हूँ, कल को पता चला ये अगर जानकारी गलत हुई तो किसी ने काट के चला दिया कि नेता ने गलत कहा। हाँ, तो शायद ऐसी कुछ थी कि साप्ताहिक कुछ ऐसा शोक का था, उसके कारण हमने वो प्रदर्शन नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद हमारे पूरे शीर्ष नेता उनसे मिलने जेल में भी गए थे। अभी भी हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट जी आए थे, वो भी उनसे मिलने गए थे। चाहे वो आदरणीय कवासी लखमा जी हों, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे यहाँ सौरभ मिश्रा हो, यदि यहाँ के स्थानीय प्रशासन उसे भी ज़बरदस्ती परेशान करेगा तो निश्चित ही विरोध होगा और हम विरोध करेंगे, आवाज़ बनेंगे। अच्छा, जैसे अभी एक और आपका इंसिडेंट था टोल का मामला, जो मनिंदगढ़ में काफ़ी तुल पकड़ा हुआ था, महाराजपुर टोल पे, उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। एक्चुअल में क्या घटना घटी थी? एक्चुअल में घटना ऐसी घटी है, मान लीजिए सपोज आपको टोल का टेंडर मिलता है, आप उस टोल के प्रबंधन आपके साथ क्या हुआ? हाँ, मेरे साथ जो घटना हुई मैं उसमें आ रहा हूँ। तो आपका पहला सपोज दैट मैं अपनी घटना पे ही सीधे आता हूँ। मैं वहाँ पर अपने परिवार के सहित पहुँचा, मेरी गाड़ी में फास्टैग निकल चुका था, फास्टैग नहीं था, किसी रास्ते में कहीं गिर गया था। वहाँ पर खड़े व्यक्ति ने कहा कि फास्टैग नहीं है तो आपको डबल पैसे देने होंगे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि टोल में एक ऑप्शन होता है कि आप उनके नंबर से पैसा काट सकते हैं। आपने भी सुना होगा, बहुत जगह होता है, रायपुर, बिलासपुर, कई जगह टोल में हमने देखा है। तो आप पहली प्राथमिकता तो या तो आप नंबर से पैसा काट लीजिए। दूसरी प्राथमिकता, यदि आप किसी से नगद पैसा मांग भी रहे हैं, नगद वो देगा, तो मेरी लड़ाई वहाँ पर यह थी कि आपके बातचीत का तरीका सामान्य होना चाहिए। आप यदि किसी टोल में बैठे हैं तो इसका मतलब नहीं यहाँ से जाने वाला आम राहगीर आपका मतलब आपका एहसानमंद है कि आपके बिना नहीं जाएगा। आप उससे सामान्य तरीके से, सामान्य भाषाओं में जो भी अपना वार्तालाप कीजिए। वहाँ पर उपस्थित कर्मचारी ने दुर्व्यवहार जैसा बातचीत किया, इसलिए वहाँ पर मामला बढ़ा और ये स्थिति उत्पन्न हुई। तो इस मामले का अंत निकला? बिल्कुल, देखिए हम इस मामले की लड़ाई को आगे भी ले जाते हैं। भी विरोध प्रदर्शन किया था शायद, थोड़ा देर तक आप रोड पे भी बैठे हुए वही हम इस मामले को चाहे तो बहुत आगे ले जा सकते थे लेकिन ये जनहित का मुद्दा, मतलब ये मेरे साथ व्यक्तिगत घटी घटना थी। यदि किसी आम व्यक्ति के साथ घटी घटना होती तो शायद इसकी लड़ाई में और तेजी से लड़ता। टोल प्रबंधन ने वहाँ अपनी गलती मांगी, वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग आए, स्थानीय प्रशासन के लोग आए, उन्होंने कहा कि हाँ, और भी अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि कुछ घटनाएं लगातार ऐसी हो रही। उन्होंने माना कि टोल कर्मियों ने थोड़ा टोल कर्मियों का व्यवहार उचित नहीं है, उन्होंने समझाइश दी, टोल कर्मियों ने माफ़ी मांगी, वहाँ के टोल प्रबंधन ने भी माफ़ी मांगी कि हाँ, हमारे इस टोल कर्मी के बारे में ऐसी सुनने को मिलता है। तो वो मामला वहाँ ख़त्म हो गया। जैसे किसी वीडियो में सौरभ मिश्रा दिख जाते हैं, जैसे आपने फेसबुक पे पोस्ट करके रखा हुआ है कि आप कहते हैं कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, पर जब ये आप विपक्ष में हैं और जब ये बात साथ चुनाव लड़ने की आती है तो क्या ये चीज़ें सूट करती हैं इन चीज़ों पे? क्योंकि तब कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर जो नेता हैं वो एकजुट नज़र नहीं आते। देखिए क्या होती है, कोई भी परिवार होता है, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, ये बड़ा परिवार है, बहुत सारे लोग हैं। जब हमारा परिवार बड़ा होता है, हम सिर्फ मनिंदगढ़ की बात कर रहे हैं। मनिंदगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी भले आज वर्तमान में सत्ता में नहीं है, लेकिन यदि आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो अन्य दलों के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा संख्या हमारी है। बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है हमारा। तो जब बड़ा परिवार होता है घर परिवार में, तो कभी ऐसा होता है कि चाचा ने कुछ कह दिया, मुझे बुरा लगा, भतीजे की कोई बात बड़े पिताजी को बड़ी लगी, तो इसका मतलब ये वो बात नहीं होती कि उस लड़ाई को हम सड़क में और थाने में जाके लड़ें। वो लड़ाई हम आपस में 1-2 दिन मनमुटाव हो सकता है, आपस में बैठ के समझ लेते हैं। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी है, कभी किसी बात में किसी 2 नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके खिलाफ जाके चुनाव प्रचार करने लगते हैं। आपस में बैठ के एक साथ बैठ के 2 कप चाय पी के वो मामला सुलझ जाता है। नहीं, पर ऐसी बात कही, जैसे मैंने छाया विधायक
जी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा इस चीज़ को कि हमें सपोर्ट नहीं मिला हमारी अपनी पार्टी से, कुछ लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया। हाँ। तो ऐसा ये चुनाव के समय ही क्यों होता है जिसका नुकसान आपको हार के रूप में मिलता है? देखिए, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं उनकी बात को और आप और मैं भी मतलब उस चुनाव में मतलब काफ़ी संयुक्त रूप से उनके साथ एक्टिव थे। मैं उनकी बात को ही दोहरा रहा हूँ। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि कुछ लोगों ने मेरा सहयोग नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ लोगों ने उनका सहयोग किया। तो समस्या हर दलों में है, हर जगह पे है। हम 100 लोग जब एक साथ रहते हैं तो हो सकता है अपवाद 1-2 लोग ऐसे हों जिनके मन में पीड़ा जो हो, वो पीड़ा इतनी बढ़ जाए कि उस पीड़ा के कारण वो अपने आप को अलग महसूस कर रहे होते हैं। वो हमारे परिवार के ही लोग होते हैं। तो इस कारण वो कभी कभी चुनाव के समय क्या होता है, बहुत कम समय होता है टिकट मिलने से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर और प्रत्याशी के चयन तक। तो कभी कभी हम उन लोगों तक पहुंच नहीं पाते या वो हमसे मानते नहीं हैं। तो इस तरह की स्थिति होती है। लेकिन अधिकांशतः लोग जो विचारधारा के साथ जुड़े रहते हैं वो काम करते हैं। तो विपक्ष में आने के बाद वो पीड़ा खत्म हो जाती है फिर लोगों की? पीड़ा, देखिए मैं बार बार कहता या हूँ, फिर चुनाव तक ही ये पीड़ा रहती है? नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, अगर बड़ा परिवार है, 4 भाई हैं, 4 बहन है, दादा दादी, बड़े पिता, इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो कभी कभी किसी के बीच पीड़ा रहती है। लेकिन आप जो कह रहे हैं विपक्ष में कांग्रेस बहुत मजबूत दिखती है, सत्ता पक्ष में कमजोर, तो जब विपक्ष में रहते हैं, जब वो परिवार विपत्ति पे रहता है, तो वो पीड़ा को थोड़ा नज़रअंदाज कर देता है कि मेरे भाई से संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई पड़ोसी आके हमसे लड़ाई करेगा, तो थोड़ी स्थिति में मैं भाई के साथ खड़ा रहता हूँ। लेकिन जब सत्ता में रहते हैं तो थोड़ी सी वो पीड़ा ज़्यादा दिखती है। तो बस इतनी सी बात। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दुश्मन होते हैं। वो सब लोग एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कोई ऐसी बात होती है कि मैं आपके साथ बैठ के यहाँ इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप मेरे पार्टी के सदस्य हैं, मैंने आपका मोबाइल यहाँ से उठा के रख लिया। आपके पार्टी का सदस्य नहीं, ये फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपका मोबाइल यहाँ से उठा के ऐसे रख लिया। कल को वहाँ बैठे लोगों ने उसका वीडियो चलाया कि देखिए दोनों के बीच लड़ाई, सौरभ मिश्रा ने फैज़ का मोबाइल छीना। तो उसको हम एक्सप्लेन लोगों तक नहीं पहुंचा पाते कि मोबाइल छीना नहीं, उस मोबाइल को उठा के रख लिया ताकि चार्ज में लगा दे। ये वास्तु स्थिति होती है ज़मीन की। नहीं, मुझे भी आपने मतलब एक्चुअल जवाब नहीं दिया इस चीज़ का। मतलब क्या जानना चाहते हैं आप, बताइए कि किन मुद्दों को लेके आपसी मतलब जो मेल जोल है वो ख़राब होता है, और उसके बाद ठीक जैसे चुनाव ख़त्म होती है तब आप सब सारे लोग एक साथ एकजुट नज़र आते हैं। देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। जैसे किसी भी टिकट की बात हो, तांत्रिक पार्टी तो भाजपा भी है ना। नहीं, मैं उसी में आने वाला। वो कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक है, लेकिन लोकतांत्रिक है नहीं। किसी भी मुद्दे पे मैं आज कांग्रेस यहाँ अध्यक्ष का टिकट बांटेगी या विधायक का टिकट बांटेगी, तो हर वो सक्षम व्यक्ति, मुझे भी अगर लगता है कि मैं अध्यक्ष का दावेदार हूँ तो मैं टिकट मांगूंगा। मुझे कोई फ़ोन करके नेता ये नहीं कहेगा नहीं सौरभ मिश्रा तुम टिकट क्यों मांग रहे हो, आपको लगता है आप मांगिए। ऐसे हर कोई मांगता है ना। तो उसमें कभी कभी किसी को ये पीड़ा होती है, मान लीजिए मुझे टिकट नहीं मिला तो मेरे मन में ये पीड़ा रह गई कि यार मुझे मिलना था, मैं सबसे योग्य मैं हूँ। हर व्यक्ति सोचता है कि सबसे योग्य मैं हूँ, तो कभी कभी वो पीड़ा रहती है। तो इसका ये मतलब नहीं वो दुश्मनी। लेकिन भाजपा में यही अंतर है, भाजपा में ऊपर से शिकंजा कस के आदेश आता है कि सौरभ मिश्रा तुम टिकट नहीं मांगोगे क्योंकि इस बार टिकट हमें फलाने व्यक्ति को देना है। तो उनका दर्द अंदर अंदर रहता है, वो बाहर नहीं आता। हमारा दर्द कभी कभी थोड़ा सा बाहर दिखता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, जैसे कांग्रेस में जो पिछला चुनाव था उस पर कुछ जो पार्षद थे उनके टिकट काटी गई, फिर उन पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्वाभाविक वो प्रक्रिया कुछ है। पार्षद हैं जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा किसी और पार्टी से, वो जीत कर भी आए। टिकट एक ऐसा पैमाना है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि मैं इस वार्ड से सपोज दैट पार्षद हूँ और अगली बार मुझे पार्टी टिकट नहीं देती तो मुझे दुख होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सबसे योग्य था, मैं पार्षद भी था, मैं जीत के आया, मुझे टिकट नहीं दिए। लेकिन कभी कभी बहुत सारी कंडीशंस होती है, उस हिसाब से कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि हमारा प्रत्याशी हारे। हम चाहते हैं कि हमने 22 टिकट अगर मनेंद्रगढ़ नगर पालिका में बांटे तो 22 लोग जीत जाएं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें पता रहता है कि सौरभ मिश्रा शायद वार्ड नंबर 20 से जीत सकता है, उसको टिकट दिया जाए। लेकिन हम ऑलरेडी 3 सामान्य को, हमारे जब हमें 3 लोगों को टिकट देना, हम ऑलरेडी 4 लोगों को टिकट दे चुके होते हैं। तो हमें वहाँ पर सौरभ मिश्रा की टिकट से कंप्रोमाइज़ करके किसी अन्य वर्ग के या किसी महिला को या किसी व्यक्ति को टिकट देना पड़ता है। तो वहाँ पर भी जरूर मुझे व्यक्तिगत तौर पे देखूँ तो मुझे दुख होगा क्योंकि मेरा टिकट कटा। पर अगर मैं राजनीतिक रूप से देखूँ, अपने पार्टी के तरफ से देखूँ, तो मुझे इस बात से संतोष करना पड़ेगा कि हो सकता है मुझे आने वाले समय में कुछ अच्छा अवसर मिले। अच्छा, और जो चुनाव में जो हार का कारण था
वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कारण थे जिस वजह से कांग्रेस नगर पालिका चुनाव हारती है मनेंद्रगढ़ में? देखिए, इस नगर पालिका में अधिकांश बार कांग्रेस ही अध्यक्ष की सीट में बैठी है ना। मुझे ऐसा लगा जो ये चुनाव हुआ, जब भाजपा का टिकट वितरण हुआ तो हमारी भाजपा के पास कोई ऐसा बहुत चर्चित फेस नहीं। वही ये हमें इसी माना हमारी एक गलती कह लीजिए या उनकी ये चालाकी कह लीजिए कि हमारी पार्टी के लोगों को, या हम सिर्फ मेरी बात नहीं करता, हम सब लोगों को ये लगा कि भाजपा ने कांग्रेस के कंपैरिजन में एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो शायद 20, हम अगर 20 है तो वो 19 साबित होगा, क्योंकि हमारी प्रत्याशी थी वो 2 बार पहले नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी, 3 बार बड़े बड़े पदों पर रह चुकी कांग्रेस की। भाजपा के जो प्रत्याशी थी वो शायद मुझे याद है 1 बार शायद पार्षद रही हैं शायद, उसके अलावा उनका कोई राजनीतिक चर्चा नहीं था, उनके पति सक्रिय राजनीति में थे। तो शायद हमारी गलती ही मैं मानूंगा, दूसरों की गलती नहीं मानूंगा कि हमने शायद उसे कम मतलब उम्मीद से हम कम आका ओवर कॉन्फिडेंट थे। शायद मैं कह रहा हूँ, हमने हर दल बहुत अच्छी तैयारियां करता है, हमने सब कुछ किया, शायद ऐसा लगा कि हमने थोड़ा उम्मीद से कम उन्हें आका और हम परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। तो मैं ये कहूँ कि जनता ने हमें वोट नहीं दिया या जनता ने ऐसा किया या विपक्ष ने ऐसा किया या हमारे लोगों ने गद्दारी की, तो उससे अच्छा मैं ये कहता हूँ कि शायद हमारी गलती होगी, हमने थोड़ा सा अपने आप को कम मैनेजमेंट में फिट बैठ पाए और हम वहाँ पर असफल हो गए। तो जैसे जब आप राजनीति से जुड़े उसके बाद आप विनय जायसवाल जो हमारे जो पूर्व विधायक, उस समय जो करंट विधायक थे उनके साथ थे, फिर जब कांग्रेस ने जब दोबारा इलेक्शन हुआ, जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने टिकट रमेश सिंह जी को दी, तब आप उनके साथ थे और अभी आपके संबंध अशोक श्रीवास्तव जी के साथ हैं, तो आप क्या मौका परस्त हैं? देखिए कि आप सिर्फ पावर के साथ, मतलब जहाँ पे पावर है सौरभ मिश्रा सिर्फ वहाँ पे नजर आ रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये कई बार ऐसा बोलने का मौका था, आपके चैनल के माध्यम से मुझे अवसर भी मिला कि मैं अपने लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाऊँगा। मेरे संबंध ऐसा नहीं है कि सिर्फ अशोक श्रीवास्तव जी से, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अच्छे होते हैं नहीं। हाँ, ये पब्लिक व्यू हो सकता है। आज की वर्तमान परिस्थिति में अगर बात करूँ तो मेरे संबंध यहाँ के हर एक राजनीतिक व्यक्ति से अच्छे हैं। हाँ, रही बात, हम लोग वहाँ से कॉलेज पढ़ के आए, हम लोग यहाँ राजनीति में सक्रिय हुए, हम लोग उस समय बहुत अच्छे से जोश से काम कर रहे थे, हमेशा करते हैं, लेकिन उस समय पहला उत्साह था। तो हम लोगों ने विनय जायसवाल को, उस समय विनय भैया रायपुर से आए और उन्हें टिकट मिली, तो कांग्रेस का चूँकि उन्हें टिकट मिला, वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हम लोगों ने जी जान से मेहनत किया और वो विधायक बन गए। हम लोग उनके साथ रहे। फिर चुनाव के शायद 1 आध साल पहले एक महिला अधिकारी के चक्कर में थोड़ी सी ऐसी लगी कि अनबन या कह लीजिए, या फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं मैं सही हूँ, सौरभ गलत है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ विधायक नहीं खड़े हैं, तो हम लोग थोड़ा कह लीजिए, कोई लड़ाई नहीं, आज तक हमने कोई सोशल मीडिया में हमने एक दूसरे को अपशब्द नहीं कहा या कहीं पर कोई व्यक्तिगत अनर्गल टिप्पणी नहीं की। आज भी हमारे अच्छे संबंध है कि कुछ लड़ाई हुई है? नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वो लड़ाई नहीं हुई है। वो हो सकता है ना उस विचारधारा में आपको ऐसा लगता है कि वो अधिकारी अच्छी है, विधायक जी को ऐसा लग रहा था कि वो अधिकारी अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा था कि उस अधिकारी के कारण कांग्रेस को नुकसान हो। अधिकारी आप नयनतारा सिंह जी का जिक्र कर हाँ, उसमें कोई छुपी बात नहीं है, पूरा यहाँ मनेंद्रगढ़ से लेकर पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरीके से मुद्दे पर भी आऊंगा। हाँ, किस तरीके से काम किया, तो ऐसा थोड़ा सा हुआ, तो हमारी ये हुई। लेकिन उसके बावजूद यदि दोबारा कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती तो मैं दोबारा उनका काम करता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रमेश सिंह जी को टिकट दिया तो मैंने रमेश सिंह जी का काम किया। और इस चुनाव में भी अशोक श्रीवास्तव दावेदार हैं, बहुत से ऐसे लोग दावेदार हैं, डमरू रेड्डी दावेदार हैं, रमेश सिंह दावेदार हैं, प्रभा पटेल दावेदार हैं, राजकुमार केसरवानी दावेदार हैं, ऐसे बहुत सारे लोग दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी में। क्या अशोक श्रीवास्तव के अलावा किसी को टिकट मिलेगी तो मैं काम नहीं करूंगा? उससे 4 गुना ज़्यादा तेजी से काम करूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव भी करना होगा, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ काम करता हूँ और बिल्कुल करूंगा। इसमें वो चाहे तो टिकट विनय जायसवाल को मिले, चाहे तो रमेश सिंह को मिले, चाहे तो अशोक श्रीवास्तव, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। अच्छा, तो जैसे सौरभ मिश्रा भाजपा के लिए टिप्पणी करते हैं, जैसे किसी अस्पताल में पानी टपकता है तो आप उनका वीडियो शेयर करते हैं, तो ये आपकी आपसी रंजस है या फिर आप अपना पॉलिटिकल व्यक्तित्व चमकाना चाह रहे हैं? अस्पताल में पानी टपकने का अगर मैं टिप्पणी करता हूँ तो मुझे थोड़ी ना CMHO बनना है कि मुझे BMO बनना है। नहीं, पर आप शिकायत स्वास्थ्य मंत्री? हाँ, बिल्कुल करता हूँ, आपके चैनल में बोल रहा हूँ, करता हूँ, आगे भी करूँगा, इसमें हर्ज ही क्या है? तो क्या उनके टैक्स के पैसे को सत्ता में बैठे लोग कहीं भी दुरुपयोग कर लेंगे? या ये कह लीजिए कि हम उसी पार्टी के नेता थे इसलिए सुनते थे, या ये कह लीजिए वो इतने सरल और सहज नेता हैं इसलिए सुनते थे? क्योंकि यदि कांग्रेस नहीं, आपने क्या बोला, मेरा पसंदीदा मैं पहले इस बात में, क्योंकि यदि कांग्रेस रंजिश है,
मेरी मतलब किसी जो भाजपा शिकायत है, नेता से जो कोई भी- जो रंजिश भी नहीं। शिकायत है आपके, आज की वर्तमान परिस्थिति में अगर कहूँ तो भाजपा नेता सबसे ज्यादा हमारे इष्ट मित्र हैं। मैंने श्याम जायसवाल जी को बुलाया, अब वो नहीं आए। मनेंद्रगढ़ में होते हुए, हसदो में उस दिन होते हुए, सामने 300 मीटर की दूरी पे वो नहीं है। मैं उस महिला का नाम नहीं लेना चाहता, आप ये सब जनता सुन ली। वो यहाँ एसडीएम के पद पे पदस्थ है। वो इतनी अच्छी राजनीतिक बात कर रहा है, वो क्वेश्चन से सब क्वेश्चन पूछ रहा है। कहीं आप पहले राजनीति में देखें।